हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल हिंसा से जुड़ा बड़ा अपडेट क्या है आपको बताने जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सबसे बड़ा खुलासा अब आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। हिंसा भड़काने में आतंकी जशीमुद्दीन के वीडियो का इस्तेमाल किया गया। बांग्लादेशी आतंकी जशीमुद्दीन भारत के टुकड़े करने की धमकी दे रहा है। इस वीडियो में ममता बनर्जी से भारत से अलग होने की अपील कर रहा है। वीडियो में खालिस्तान, पाकिस्तान और चीन से अपील की जा रही। तो इस वीडियो के जरिए बरगलाने की कोशिश हुई उन आतंकियों को जो मुर्शिदाबाद हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे और इसमें हाथ भी बताया जा रहा है। बताया गया कि इस पूरे वीडियो में ये उकसाने की कार्रवाई करने की अपील कर रहा है और कई लोगों से अपील कर रहा है। इसमें ममता बनर्जी का भी नाम है जो पश्चिम बंगाल की CM है। उनसे अपील की जा रही है कि बंगाल तोड़ो, यानी बंगाल को अलग करने की साजिश के तहत ये अपील की गई। और ये वीडियो एक तरह से बड़ा खुलासा है कि किस तरह से साजिश रची गई सीमा पार से। जी हाँ, ये जो वीडियो सामने आया है ये सितंबर 2024 का सामने आया है। बांग्लादेशी आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी का वीडियो हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि उसमें कही गई जो बातें हैं बहुत ज्यादा आपत्तिजनक हैं। लेकिन हम आपको आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी के बारे में 10 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं। ये 10 बड़ी बातें क्या है? देखिए, पहली बड़ी बात, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी इसके जरिए दी गई है। इसी आतंकी जशीमुद्दीन के जरिए चीन की मदद से चिकन नेक काटने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों को अलग होने के लिए उकसाया गया है। इस वीडियो में आपको बता दें कि कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग की बात भी इस वीडियो में की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें जो 5वीं बड़ी बात है, आतंकी जशीमुद्दीन के बारे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इसने इस वीडियो के जरिए मदद मांगी है। आपको ये भी बता दें कि बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश रची जा रही है और ये अपील भी की गई है। इसके अलावा जो बात निकलकर सामने आई कि ममता बनर्जी से, वहां की CM से साजिश में मदद की अपील की है कि पश्चिम बंगाल साथ दे, बंगाल तोड़ो। खालिस्तानी षड्यंत्र को समर्थन देने की बात कही गई है इस वीडियो में। कुल मिलाकर उकसाने की कार्रवाई के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदुत्ववादी आंदोलन के खिलाफ आह्वान किया गया है इसी आतंकी जशीमुद्दीन के जरिए। और 10वीं बड़ी बात कि बांग्लादेश के बराबरी नहीं करने की चेतावनी दी गई है। भारत को इस तरह चेतावनी दी गई है। अब आपको बताते हैं आतंकी जशीमुद्दीन ने अपने बयान में किसके लिए क्या कुछ कहा है। आपको बताते हैं ये पहली बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से यह अपील की गई है, पश्चिम बंगाल को मोदी के हाथ से चुराएं। ये ममता बनर्जी से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है, पश्चिम बंगाल की आज़ादी की घोषणा कीजिए। दूसरी बड़ी बात यह कि खालिस्तानी से अपील की जा रही है, खालिस्तानियों से, आपका ये समय अचूक है, आज़ादी के लिए आवाज़ उठाइए। ये खालिस्तानियों को बरगलाया जा रहा है। अब तीसरी बड़ी बात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अपील की जा रही है, कश्मीर को आज़ादी के लिए मदद कीजिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करिए। तो ये 4 बड़ी बातें हैं जो बताती हैं कि किस तरह से ये उकसावे की कार्रवाई करके ही मुर्शिदाबाद में जानबूझकर हिंसा फैलाई गई। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अब आपको बताते हैं TV9 भारतवर्ष पर एक और बड़ा खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों की जांच रिपोर्ट से खुलासा हुआ है बांग्लादेश की जेलों से भागे आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें ज्वेल, इनामुल, मिजान, रीपन नाम के आतंकियों ने ये साजिश रची थी, हिंसा की साजिश रची थी। और 11 अप्रैल को जो हिंसा हुई, जो तस्वीरें वाकई पूरे देश ने देखी, ना पूरे देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने, कि किस तरह से जानबूझकर मुर्शिदाबाद को आग में झोंका गया। आपको बता दें कि कई हमलावर इसमें ऐसे मौजूद थे जो बुर्का पहने हुए थे। मुर्शिदाबाद में हिंसा की गई थी इनके जरिए। और सुरक्षा एजेंसियों की जांच रिपोर्ट से मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हमलावरों को गैस सिलेंडर से आग लगाने का निर्देश था, धारदार हथियार और चाकू से हमला करने को कहा गया था। मुर्शिदाबाद हिंसा के कई आरोपी अभी भी बंगाल में छिपे हुए हैं, सीमा पार कर भागने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेशी आतंकी। कई हिंसा के आरोपी सीमा पार करके बांग्लादेश पहुंच भी गए। और आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन किस तरह से सामने आ रहा है। हिंसा में बांग्लादेश की जेल से भागे आतंकी शामिल हैं, जिसमें ढाका चटगांव जेल से भागे ये आतंकी हैं। आतंकियों ने किया था हमला, पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहना गया। मुर्शिदाबाद हिंसा के बीचों बीच भीड़ के बीच में और बुर्का पहनकर ही घुसे थे हमलावर। अभी भी बंगाल के कई हिस्सों में जो जानकारी मिल रही है, इनपुट्स हैं कि ये हमलावर छिपे हुए हैं।
हमलावर सीमा पार करके बांग्लादेश भागने की फिराक में इस वक्त है। ये आतंकी है जिसमें जुएल, इनामुल, मिजान, रिपन, अरशद सीमा पार से आए और आगजनी के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल का निर्देश दिया गया। हमले में चाकू, धारदार हथियारों के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए। सीमा पार करते वक्त हथियार न ले जाने के सख्त निर्देश दिए गए। ये बताया गया ताकि पकड़े न जा सकें। बीएसएफ की सख्त चेकिंग के चलते हथियार न ले जाने का प्लान बनाया गया इन आतंकियों के जरिए। लेकिन अब इन आतंकियों तक पहुंचेगी कैसे जांच एजेंसियां, क्या कुछ इनपुट्स और मिल रहे हैं? रवि शंकर दत्ता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, क्या ये आतंकी एक तरह से स्लीपर सेल चला रहे थे कि जगह जगह मौजूद थे? मुर्शिदाबाद तो एक मोहरा भर है ये शहर, लेकिन और भी शहरों में हो सकते हैं। क्या इनपुट्स इनको लेकर मिल रहे हैं और कैसे इनकी धरपकड़ के लिए अब कवायद हो रही है? जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। ये स्लीपर सेल ही थे जो कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरा देश में फैला हुआ है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और हम कर रहे हैं कि आतंकी को कहा गया था आप कोई आर्म्स एंड एमुनिशंस कैरी नहीं करेंगे। टेररिज्म का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बंदूक, आरडीएक्स, बॉम्ब, ग्रेनेड, वो धीरे धीरे चेंज होते दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है अल्टीमेटली नुकसान पहुँचाना है लोगों को, तो जहाँ पे आप जा रहे हैं वहीं से सामान ले। गैस सिलेंडर हर किसी के घर में होता है, केरोसिन का डब्बा हर किसी के घर में होता है, कांची, छुरी, चक्कू हर किसी का घर में होता है, उसी को इस्तेमाल करें इंडिविजुअल हार्म के लिए, ऐसा कहा गया था। और बांस, रॉड ये आपको लोकेलिटी में मिल जाएगा। इसके लिए बॉर्डर क्रॉस करके ये सामान लाना, तो बीएसएफ, क्योंकि हम जानते हैं बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर बीएसएफ का निगरानी होती है, तो जैसे ही बॉर्डर क्रॉस कर लिए इसका सोचना ऐसा कुछ नहीं है कि बीएसएफ फिर आपको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं अंदर बहुत सीमा के अंदर तक बीएसएफ चेकिंग रहता है। तो ये लोग जो अंदर आ रहे हैं ये पकड़े ना जाए, इसके लिए इनको कहा गया था आप बुर्का का इस्तेमाल करें और आप ऐसा कुछ सामान ना खरीदे, मतलब यूज़ करें जिसके लिए आपके ऊपर संदेह हो सकता है। तो ये लोगों को ऐसे ट्रेनिंग दिया गया था। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, पूरा देश में जहाँ पे ये फैला है इन्होंने ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो है टेररिज्म का लैंग्वेज चेंज करते हुए यही अभी पथ जो है, यही रास्ता है, वही अपना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जो हुआ ये एक ट्रेलर था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सिवा और बाकी जो जगह वल्नरेबल माना जाता है, जैसे मुंबई माना जाता है, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, जहाँ जहाँ इसका पहले टेररिस्ट अटैक हुए हैं, ऐसे वहाँ पे इस कदर से अटैक हो सकता है। ये इंटेल भी आ रहा है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद नहीं, बशीरहाट, बनगां, नदिया, बीरभूम, कूच बिहार, जो भी जगह है, अलीपुरद्वार, जहाँ जहाँ बांग्लादेश के बॉर्डर है वहाँ पे ऐसे इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं या तो किया गया है, ऐसा इंटेलिजेंस के पास खबर है। इसके साथ साथ जो लोग अंदर आए हैं, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप युद्ध क्षेत्र में घुस जाते हैं, चक्रव्यूह में घुस जाते हैं तो निकलना मुश्किल होता है। इसीलिए इन लोगों को आइडेंटिटी चेंज करने के लिए कहा गया है और चुपचाप बैठे रहने के लिए। जांच एजेंसियां इसीलिए अब कुछ सुराग के इंतजार में हैं, कैसे क्लू मिले तो ये लोगों को उठाने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा आसाम से और पश्चिम बंगाल से एटीबी का 19 से 20 ऐसे आतंकी को पकड़ा गया था, जिसके पास से ये इंटेल तो बांग्लादेशी कनेक्शन है ये फूट कर सामने आ रहा है। मैं रवि आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा। ये जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है और ये जो आतंकी जशीमुद्दीन इस तरह जहर उगल रहा है इस वीडियो के जरिए, ये कई लोगों के संपर्क में था जिन्होंने जानबूझकर मुर्शिदाबाद हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। अब जो इंटेल सामने आए या इनपुट सामने आए उसके आधार पर जांच आगे बढ़ रही है, जैसा कि रवि शंकर दत्ता हमें जानकारी पहुंचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं बात वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम सुनवाई की। जी हाँ, तो इंतजार हो रहा है दोपहर 2 बजे का, क्योंकि वक्फ कानून पर आज दूसरे दिन भी सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। सबकी नजरें हैं क्योंकि कई याचिकाएं वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम आदेश दे सकता है। केंद्र सरकार से कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर पर जवाब मांगा है, तो जो अंतरिम आदेश दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, वो उस पर नजर रहेगी कि क्या ये आदेश हो सकता है, क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से। और सुनवाई के पहले दिन कोर्ट में क्या क्या हुआ, अब आपको हम डिटेल्स में जानकारी देते हैं, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, पहली बात ये कही गई कि घोषित वक्फ संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, ये बात कही गई और बहुत ही पुरजोर तरीके से। कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे करेंगे तो भी उसकी प्रकृति, उसका जो नेचर है वो नहीं बदल पाएंगे। पदेन सदस्यों के अलावा बोर्ड के सभी सदस्य
मुसलमान ही होंगे। ये बात निकल कर आई, ये दलीलें रखी गई सुप्रीम कोर्ट में। आइए अब आपको ये बताते हैं कि कल सुनवाई के दौरान सीजेआई वाली खंडपीठ ने क्या पूछा और सरकार याचिकाकर्ता की तरफ से क्या दलील सामने आई या जवाब क्या आया। तो देखिए, पहले कोर्ट ने सवाल किया, क्या आप मंदिर के बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल करेंगे? ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्या दलील बोली गई? वक्फ बोर्ड में पदेन सदस्यों के अलावा 2 से ज्यादा गैर मुसलमान सदस्य नहीं होंगे, ये कहा गया। कपिल सिब्बल की ओर से, जो कि पैरवी कर रहे थे, सरकार कैसे तय करेगी कि मैं वक्फ कर सकता हूं या नहीं, ये कहा गया। अब जवाब देखिए, ये दिया गया। अब कोर्ट ने सवाल पूछा, कुछ प्रावधानों पर हम आदेश पारित कर सकते हैं, ये कोर्ट ने कहा। तब सॉलिसिटर जनरल की ओर से कहा गया, आदेश से पहले सरकार को पूरा पक्ष रखने दिया जाए। कपिल सिब्बल, वक्फ कानून धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, ये कहा गया कपिल सिब्बल की ओर से। अब कुछ प्रावधानों के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, ये चिंता कोर्ट ने जाहिर की है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दलील रखी गई, जेपीसी की 38 बैठकें, 98 लाख ज्ञापनों की पड़ताल की गई है। और कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ बताया जा रहा है, ये जो वक्फ कानून है। आगे बढ़ेंगे, कोर्ट ने कहा कि गैर मुस्लिमों का बहुमत हुआ तो संस्था के धार्मिक चरित्र के साथ कैसे संगत होगी, ये कहा गया। तो सॉलिसिटर जनरल की ओर से पूछा सवाल, दलील दी गई कि वक्फ परिषद में, वक्फ काउंसिल में सदस्यों पर हलफनामा भी दे सकते हैं। नया कानून अनुच्छेद 26 के खिलाफ है, ये कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया। माफ कीजिएगा। आगे कोर्ट में बोला गया कि पुरानी संपत्तियों के बारे में लोग कौन से दस्तावेज दिखाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट्स। तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जवाब दिया गया, वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कराने का नियम पहले से है। कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि 3000 साल पुराने वक्फ की डीड कहां से लाएंगे, जो इतने पुराने मामले हैं वक्फ के 3000 साल पुराने, उससे आप कैसे उसे सामने कैसे रखेंगे, उन दस्तावेजों को सामने कैसे रखेंगे। तो बड़ी ही दिलचस्प दलीलें हुई हैं पहले दिन सुनवाई के दौरान, और आज भी सुनवाई होने वाली है। दोपहर 2 बजे का इंतजार है। आपको बता दें कि बंगाल में वक्फ कानून पर जारी तनाव पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी राजधर्म का पालन नहीं कर रही हैं। तो वहीं मुसलमान धर्मगुरु इफ्राहिम हुसैन की तरफ से वक्फ कानून का समर्थन किया गया है। दोनों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी। उनको लगता है बांटो और राज करो, और देश के सारे लोग इसीलिए वोट बैंक ही केवल मुसलमानों को समझा है, और नरेंद्र मोदी उनके खुशहाली के लिए वक्फ बोर्ड का परिवर्तन करे। माननीय न्यायालय को जिस तरह से गुमराह करने का काम किया जा रहा है, तो इसमें माननीय न्यायालय का भी वक्त जो है कोर्ट का बर्बाद करने का ये कोशिश कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं माननीय न्यायालय से कि इनके पक्ष को इग्नोर किया जाएगा और खारिज किया जाएगा, और कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए इन्हें कॉस्ट भी की जाएगी। जो वक्फ संशोधन बिल सरकार ने पास किया, गरीबों के हित में किया, और इन्होंने जो रुकावट डालने का काम किया है, अड़ंगा लगाने का, इसमें इन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मुस्लिम समाज के बीच में वक्फ कानून के समर्थन में बहुत मुट्ठी भर आवाजें हैं, लेकिन पीयूष, हमें और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष पांडे ज्वाइन कर चुके हैं देश की सर्वोच्च अदालत से, यानी सुप्रीम कोर्ट से। पीयूष, इंतजार हो रहा है आज भी दोपहर 2 बजे जब सुनवाई होगी, क्या अंतरिम आदेश दिया जाएगा देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से? क्योंकि बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाए गए, जिसका जवाब सॉलिसिटर जनरल की ओर से आया, कपिल सिब्बल की ओर से आया। अब आज क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल दीदी, देखिए सीजेआई संजीव खन्ना की जो 3 जजेस बेंच है, उसने जो कल प्रस्ताव दिया था 3 बिंदुओं पर कि ये अंतरिम आदेश हमारी तरफ से जारी किया जाए, लेकिन उस दौरान जो एसजी थे उन्होंने इंटरप्ट किया कि इस मामले पर सरकार का पूरा पक्ष सुना जाना चाहिए।
जो 3 बिंदु जो प्रस्ताव सीजीआई की तरफ से दिया गया, आज उस पर जवाब सॉलिसिटर जनरल और उसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से वकील पेश होंगे उनकी तरफ से दिया जाएगा। ये संभावना बनती है कि केंद्र सरकार की ओर से जो पक्ष रखा जाएगा उसके बाद याचिकाकर्ता भी विरोध में जो अपना स्पष्टीकरण है वो भी अदालत के सामने पेश करेंगे। और जिस तरह का प्रस्ताव सीजीआई की तरफ से कल दिया गया था अंतरिम आदेश जारी करने का, अगर सरकार सीजीआई और उनकी बेंच को संतुष्ट नहीं कर पाई तो जाहिर सी बात है कि वो तीनों आदेश सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश के तौर पर जारी कर सकता है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख आज सरकार की ओर से दिए जाने वाले पक्ष पर किस तरह का रहता है। जी निधि। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि पीयूष अब ये देखना होगा कि क्या कोई गाइडलाइंस भी इस ओर जारी की जाती हैं, क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ कई याचिकाएं एक साथ सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल निधि, देखिए 3 अहम पहलू थे। पहला ये था कि जिन वक्फ संपत्तियों को अदालत ने वक्फ संपत्ति माना है और जो बाई यूज़र वक्फ वाला इशू है उसमें भी जो उसकी वक्फ प्रॉपर्टी है वो उस पर कानून लागू नहीं हो, ये सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश का प्रस्ताव था। दूसरा पहलू ये था कि जो कलेक्टर प्रक्रिया शुरू करेंगे, अगर जो नया कानून है 2025 का वक्फ संशोधन अधिनियम, उसके तहत तो उस प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो संपत्ति है अगर वो वक्फ की संपत्ति है तो उसे वक्फ संपत्ति ही माना जाए, यानी कि जो उसका प्रोविज़न है वो लागू नहीं किया जाए। तो ये 2 जो अहम पहलू थे उन पर अगर आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया जाता है तो ये बहुत अहम होगा और सरकार के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस मामले पर सरकार का पक्ष सुनने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। तो देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से सुप्रीम कोर्ट बड़ी बात आपने जो बताई कि नहीं जो कानून है वो किसी भी। बिल्कुल पीयूष, बड़ी बात आपने जो बताई, कुल मिलाकर आज एक क्लैरिटी सामने आएगी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मसले पर क्या है और अंतरिम आदेश क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, ये पूरे मामले को समझाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से पीयूष पांडे बता रहे थे कि अब आगे आज क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के भिवानी का मामला। भिवानी में यूपी के मेरठ जैसा खौफनाक हत्याकांड सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और दोनों ने शव को रात के अंधेरे में शहर से दूर नाले में फेंक दिया। लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों ने हत्या का सारा राज उजागर कर दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मृतक प्रवीण और रवीना के एक 5 साल का बेटा भी है और उसके बाद भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि भिवानी मर्डर केस में एक नया खुलासा सामने आया है। खुलासा ये है कि रवीना ने पति की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी। मर्डर से पहले रवीना ने घर में मौजूद सदस्यों की जानकारी ली थी। परिवार ने ही पुलिस को पूरे मामले की खबर दी थी। और मृतक प्रवीण के पिता ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस घटना के बारे में आपको भी जानकारी मिली? नहीं, हमने बाद में पता लगा। ईशान मेरी दुकान में सुबह 7 बजे चला जाऊँ, रात 9 बजे आऊँ। प्रवीण क्या काम करते थे? पहले गाड़ी गुड्डी चलाता था। धनी बीना का रोड़ा था जी, हम बीच में इसमें आपस में कुछ भी हो चाहिए जो घर के सहमत नहीं तो हम क्यों क्या कर सका। ठीक है। और कुछ दिनों पहले मेरठ हत्याकांड सामने आया था, ठीक ऐसा ही हत्याकांड भिवानी हत्याकांड सामने आया है और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। रवीना अपने प्रेमी सुरेश के साथ वीडियो बनाती थी। रवीना की इस हरकत से उसका जो पति प्रवीण रहा वो नाराज रहता था। 25-26 मार्च की रात रवीना ने सुरेश को घर बुलाया। रवीना ने पति के सिर पर डंडा मारकर घायल किया। प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर पति प्रवीण की हत्या कर डाली रवीना ने और उसके बाद फिर ये खुलासा हुआ। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, ये ज्यादा जानकारी के साथ अभिजीत ठाकुर भिवानी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, पुलिस अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है? इस केस में कितनी बढ़ोतरी आगे बढ़ी है? किस किस से अब पूछताछ होगी इस पूरे मामले पर और मकसद क्या रहा हत्याकांड का?
जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो पुलिस की तरफ से जानकारी सामने आई है उसमें जो दो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रवीना है और दूसरा उसका प्रेमी सुरेश। लेकिन पुलिस इस थ्योरी से भी इनकार नहीं कर रही है कि इसकी योजना जो है वो बहुत पहले बना ली थी और उसको एग्जीक्यूट 25 मार्च को किया रवीना और सुरेश ने मिलकर। क्या वो और लोगों के संपर्क में थी, उनसे बातचीत थी और इस हत्याकांड की जो योजना है वो किस तरीके से उसने तैयार की। उसके रवीना के मोबाइल फ़ोन से कई खुलासे हो सकते हैं, उसमें किन किन से उनकी बातचीत होती थी, चैट्स को खंगाल रही है इस वक्त हरियाणा पुलिस। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने की बात जो इस पूरे मामले में सामने आई कि किस तरीके से अपने ही घर में जो प्रवीण की हत्या हो जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती है। इस वक्त हम लोग प्रवीण के घर के बाहर ही उस गली में गुजरों की धानी जिसको कहते हैं वहां पर मौजूद हैं और ये प्रवीण का मकान है। देखिए इसी के फर्स्ट फ्लोर पर प्रवीण रहा करता था और ये उसका एंट्री पॉइंट है, यानी कि घर से अलग ग्राउंड फ्लोर पे तमाम लोग इस जो एंट्री गेट है यहाँ से अंदर जाते हैं और जो प्रवीण के लिए एंट्री पॉइंट था वो ये था क्योंकि वो पहले फ्लोर पे रहता था, तो ये सेपरेट एंट्री एग्जिट पॉइंट है। और यही वजह है कि हत्या के बाद जब यहाँ से लेकर उसकी लाश को निकाला रवीना और सुरेश ने, तो यहाँ से मोटरसाइकिल से लेकर वो इसी गली से यहाँ से निकल पाए। तो ये योजना पूरी की पूरी तैयार की गई थी, अचानक से ये हत्या नहीं हुई, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। और यही वजह है कि पुलिस जो है लगातार इसमें छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और उसके मोबाइल फ़ोन से बातचीत का पता लगाने की कोशिश कर रही है और उसके साथ ही सुरेश के लोकेशन क्या थे उस दिन जिस दिन ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि वो 1 से 1.5 घंटे तक इसी इलाके की गलियों में मोटरसाइकिल से घूमकर रेकी करता हुआ देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज ऐसे दर्जनों सामने आए हैं जिसमें कि वो इसी इलाके की रेकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ी साजिश के तहत जो है वो प्रवीण की हत्या को अंजाम दिया गया और ये जो पूरी साजिश है ये पहले रच ली गई थी। 25 मार्च के दिन चूंकि परिवार के ज्यादातर सदस्य घर से बाहर थे, उस दिन इस हत्या को अंजाम देने की योजना बनाई गई। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल डिटेल में जानकारी दे रहे हैं अभिजीत इस वक्त हमें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत आपका। लेकिन एक और खुलासा ये हुआ है प्रवीण के हत्याकांड को लेकर कि मेरठ में सांप काटने से मौत केस में खुलासा हुआ कि सांप काटने से नहीं, गला दबाने से दरअसल मौत हुई। पत्नी ने प्रेमी के साथ मर्डर की साजिश रची और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने की बात सामने आई है। आरोपी पत्नी रवीना ने अपना गुनाह कबूल किया है। अब पहले दावा ये किया गया था कि सांप ने 10 बार अमित को काटा जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। हर कोई ये मानने लगा था क्योंकि जब सबकी नजरें पड़ी तो अमित मृत पड़ा था और उसके पास एक सांप बैठा था। लेकिन अब खुलासा ये हो रहा है कि अमित की पत्नी रवीता ने अपने प्रेमी के साथ इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची है। और आपको पूरा मामला बताते हैं। रवीता अमरदीप की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती चली गईं। फिर अमित को अवैध संबंध का पता चला। रवीता अमित ने झगड़े इन दोनों में बढ़ने लग गए। रवीता ने प्रेमी के साथ साजिश रची। अमित की गला दबाकर हत्या की गई। हत्या के बाद शव के पास सांप रखा, कहानी बनाई कि सांप के काटने से मौत हुई है। हर कोई इसी थ्योरी को सच मानने लगा कि वाकई सांप के काटने से मौत हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो गला दबाकर हत्या की बात सामने आई है। आरोपी पत्नी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। तो ये मेरठ का ये मामला जो कि चौंकाता है, कुछ इसी तरह का मामला भिवानी से सामने आया और फिर उसके पहले मेरठ से भी एक और हत्याकांड सामने आया था जो सुर्खियों में रहा। और मेरठ से आई हत्याकांड की 2 खबरों ने सबको झकझोर कर रख दिया है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतारा था। शव के 15 टुकड़े किए गए थे, उसे ड्रम में भरकर सील कर दिया गया था। और अब ये हैरान करने वाला खुलासा एक और मेरठ से सामने आया है जो कि हॉरर स्टोरी 2 बताई जा रही है, जिसमें आरोपी पत्नी रवीता ने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान बनाया, जिसके तहत उसने पहले पति की गला दबाकर हत्या की और फिर लाश के पास सांप रख दिया ताकि सबको लगे कि सांप के काटने से ही मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कातिल पत्नी बेनकाब हो गई। और विपिन चौबे और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, मेरठ का ये मामला चौंकाता है। इससे पहले जो मेरठ का सौरभ हत्याकांड था उसने भी चौंकाया था, लेकिन इस केस में अभी खुलासा हुआ है कि जो पति की मौत हुई वो सांप के काटने से नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई थी, उसका गला दबाया गया था। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले आपको याद होगा मेरठ में मर्चेंट नेवी के ऑफिसर सौरभ हत्याकांड जैसी बिल्कुल ये वारदात है, उसमें भी पत्नी ने प्रेमी को पाने की चाहत में पति को रास्ते से हटाया और उसके शव के टुकड़े करके इस तरह से वो भाग खड़ी हो गई थी। हालांकि बाद में वो गिरफ्तार हुई और इस पूरे मामले में वैसी ही थ्योरी यहाँ पर नजर आ रही है जहाँ पर अपने
अपने पति अमित को, जिनकी शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी, उस पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर एक साजिश की गई और पति जब काम से घर आया, अपने कमरे में सोने चला गया, तो प्रेमी को बुलाया गया, तकिए से एक मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए बाकायदा एक सपेरे से सांप मंगवाया गया था और उस सांप को उसकी चादर के अंदर घुसाकर छोड़ दिया गया, जहां पर उसके शरीर से दबा होने के बाद सांप ने उसको 10 बार डसा और उसके बाद सुबह तक वो पड़ा रहा। जब अमित सुबह नहीं उठा तो घर वालों को जानकारी हुई, घर वाले ने मौके पर जाकर देखा तो अमित के जहां पर वो सोया था उसी बिस्तर में सांप दबा हुआ था। लोगों को लगा कि सांप के काटने से अमित की मृत्यु हो गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि मौत जो है वो सांप के जहर से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है। उसके बाद पुलिस का शक गहराया, पत्नी से पूछताछ की गई, जब दबाव डाला गया तो पत्नी ने पूरा राज उगल दिया कि उसकी पति से बनती नहीं थी, इस बीच उसका प्रेम संबंध हो गया था और अपने प्रेमी को पाने की चाहत में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और अपने पति को मुंह दबाकर हत्या कर दी और हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए सांप का सहारा लिया गया। अब इस पूरे मामले में प्रेमी और पत्नी दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका जानकारी देने के लिए। इस केस में कामयाबी ये है कि दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। अब पूछताछ में और बड़े खुलासे सामने आएंगे कि आखिर ये हत्याकांड क्यों एक कातिल पत्नी ने अंजाम दिया। और लगातार हम ये मामला इसीलिए उजागर कर रहे हैं क्योंकि ये एक और ऐसा मामला जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है। इससे पहले सौरभ हत्याकांड आपको याद होगा काफ़ी सुर्खियों में रहा। मेरठ की हॉरर स्टोरी थी, ये पहली हॉरर स्टोरी थी जिसकी वजह से पूरे देश में इतना ज़्यादा ये मामला सामने आया कि एक एक करके कई खुलासे हुए। अब मेरठ से एक और स्टोरी सामने आई है जो कि हत्याकांड से ही जुड़ी हुई स्टोरी सामने आई है। और इस मामले में जो ताज़ा मामला सामने आया मेरठ के जो एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इस पूरे केस के तहत, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा जी हैं। सर, ये कहाँ का मामला है और क्या पूरा घटना हुई है? पहले तो ये बताया गया कि सांप के काटने से मृत्यु हुई थी, फिर उसके बाद नया खुलासा हुआ है। ये थाना बहसूमा क्षेत्र अंतर्गत एक अकबरपुर सादात गांव है। वहां के निवासी अमित कश्यप नामक व्यक्ति हैं, जिनके विषय में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई है। परिवारी जनों ने बताया था कि सांप काटने से इनकी मृत्यु हुई है और जब इनकी बॉडी सुबह बरामद हुई थी तो उस समय सांप भी बॉडी के पास ही था, जिसको रिकवर किया था सपेरे ने। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रोटलिंग और स्मूदरिंग आया, तब उसके बाद फिर शक हुआ कि इसमें कोई और बात है। फिर पुलिस ने तत्काल परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद तुरंत इस घटना के अनावरण में लगी। तत्काल ही इस घटना में संलिप्त उस मृतक व्यक्ति की पत्नी रविता और उसी स्थानीय गांव के निवासी उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया। आरंभिक जो अभी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह पता लगा है कि इनका लगभग 1 वर्ष से प्रेम संबंध था और इन लोगों ने 1 हफ्ते पहले ये प्लानिंग की कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे फिर सांप के काटने से मृत्यु जाहिर हो। इसी प्लानिंग के तहत घटना वाली रात्रि में उस व्यक्ति को इस महिला ने अपने घर पे बुलाया और उसके बाद फिर पहले गला घोंट दिया था, उसके बाद फिर सांप को उस व्यक्ति के शव के साथ दबाकर रख दिया गया था।